हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर वीना और आज एक बिल्कुल नए टॉपिक को लेके मैं आई हूँ। वो है मेमोरी। यूजी लेवल हो, पीजी लेवल हो या बीएड हो, इन तीनों में ही मेमोरी के बारे में पढ़ना ही है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि साइकोलॉजी के हर स्टेप में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी मेमोरी के बारे में। तो आज ये क्लास बहुत फ्रूटफुल होने वाला है आप लोगों के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी कि मेमोरी क्या है, नेचर ऑफ मेमोरी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी, मेमोरी ट्रेसेस क्या होते हैं, स्मृति चिन्ह कैसे बनते हैं, हमारे मस्तिष्क की बनावट कैसी है जिसमें स्मृति चिन्ह बनते हैं। फिर आपको टाइप्स ऑफ मेमोरी जिसमें कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको पूरा एक कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेशन में हमें पढ़ना है कि देखिए मेमोरी क्या है, क्यों किसी को डेट्स बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। जैसे बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि वो डेट ऑफ बर्थ किसी का भूलते नहीं है, वो मैरिज एनिवर्सरी नहीं भूलते हैं। तो आजकल सोशल मीडिया के जमाने में अगर किसी को ये याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, और किसी को वो याद नहीं होते हैं, डेट्स नहीं याद रहते। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है कि वो डेट्स याद नहीं रख पाते हैं और कुछ लोगों को उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। फिर क्यों हम कहते हैं कि आपकी मेमोरी बहुत शार्प है और किसी को हम भुलक्कड़ भी कह देते हैं। तो आज इस क्लास में इन सारी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे कि क्यों किसी की मेमोरी बहुत शार्प है, क्यों किसी के का रिटेंशन पावर बहुत स्ट्रांग है और किसी का मेमोरी ट्रेस बहुत वीक है। इन सारे टर्म्स को, टर्मिनोलॉजी को हम लोग इस क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा क्लास लंबा हो जाएगा, इसलिए इम्पेशेंट नहीं होइएगा। पूरे क्लास को बहुत ध्यान से आप पढ़िए, बहुत ध्यान से समझिए इस क्लास को, और इसके द्वारा आपका एक पूरा मेमोरी का चैप्टर जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। उससे आधारित कोई भी क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, नोट्स, शॉर्ट नोट्स आते हैं उस पर, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे विद पिक्टोरियल फॉर्म में। आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के द्वारा भी मैं समझाऊंगी कि कैसे इस पर आधारित नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। तो फिर क्लास शुरू करते हैं। The definition of remembering is the process of retaining the memory traces of previously learned material and to bring them to the present consciousness। यानी क्या हुआ, पहले से सीखी गई सामग्री के स्मृति चिन्हों को धारण करने और उन्हें वर्तमान चेतना में लाने की क्रिया को ही स्मरण कहते हैं। यह वुडवर्थ की डेफिनेशन है। उन्होंने कहा कि सीखी गई क्रिया को पुनः स्मरण में लाना ही स्मृति है। अब इस डेफिनेशन में मुख्य 2 पॉइंट्स हैं, उन्हें हमें देखना है कि 2 पॉइंट्स क्या क्या हैं, किन बातों की चर्चा की गई है। फर्स्ट है वो है रिटेन मेमोरी ट्रेसेस। पहली जो बात की गई है यानी कि पहले सीखी गई सामग्री के स्मृति चिन्हों को धारण करना, रिटेन मेमोरी ट्रेसेस, और सेकंड जो है वो ब्रिंग दैम टू कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना में उन स्मृति चिन्हों को वापस लाना, सीखी गई चिन्हों को बाद में फिर से उन चिन्हों को वापस लाना। ठीक है, ये उन्होंने वुडवर्थ की डेफिनेशन है स्मृति की। अब हम देखेंगे कि प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिमेम्बरिंग। चूँकि हम क्या कह रहे हैं कि रिटेन मेमोरी ट्रेसेस एंड ब्रिंग देम टू द कॉन्शियसनेस, तो ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस। तो हम सभी जान रहे हैं मानसिक प्रक्रियाएं हैं और मेमोरी जो है हमारे ब्रेन से ओरिएंटेड है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो 2 क्रियाएँ हैं या 2 फंक्शंस हैं, ये हमारे ब्रेन द्वारा कैसे होती हैं। दोनों प्रोसेस, रिटेन मेमोरी ट्रेसेस एंड ब्रिंग देम टू कॉन्शियसनेस, हाउ इट इज़ पॉसिबल, हाउ किस तरह से ये पॉसिबल होता है और कौन कौन से प्रोसेसेस इस रिमेम्बरिंग की जो फंक्शन है उसको करते हैं। ठीक है, यानी कि स्मरण में निहित प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं उनको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है वो है लर्निंग। ठीक है, सबसे पहली प्रोसेस जो होती है ना वो लर्निंग है, यानी शिक्षण। दरअसल लर्निंग जो है स्मरण की पहली अवस्था है। इसके बिना कोई भी रिमेम्बरिंग संभव ही नहीं है, मेमोरी संभव ही नहीं है। जैसे ही हम किसी विषय को सीखते हैं हमारे ब्रेन में स्मृति चिन्हों का निर्माण होता है, यानी स्मृति चिन्ह यानी मेमोरी ट्रेसेस का निर्माण होता है। उस लर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस हमारे मेमोरी ट्रेसेस के रूप में ब्रेन में सेव हो जाते हैं।
ओके, फर्स्ट जो फेज है वो है लर्निंग, ठीक है। सेकंड जो फेज है वो है रिटेंशन, सेकंड स्टेज वो है रिटेंशन, यानी कि धारण करना। यह स्मरण की दूसरी अवस्था है। यह वो प्रोसेस है जिसके द्वारा मेमोरी ट्रेसेस या स्मृति चिन्ह बनते हैं। स्मरण के लिए रिटेंशन या धारण एक आवश्यक शर्त है। इसके अभाव में कभी भी लर्न सब्जेक्ट का स्मरण हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए रिटेंशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेज हुआ। फिर थर्ड स्टेज जो है वो है रिकॉल या प्रत्यावहन। रिकॉल या प्रत्यावहन का अर्थ क्या होता है? ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा लर्नड सब्जेक्ट यानी जो सीखी गई हमारी सब्जेक्ट है या उत्तेजना है या जो सेंसेशन है, वो उत्तेजना की अनुपस्थिति में उससे संबंधित पूर्व अनुभवों को हम अपनी वर्तमान चेतना में लाने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ वही बात हो रही है कि भाई वर्तमान चेतना में लाने की बात हो रही है। प्रेजेंट कॉन्शस में हम सीखी गई सामग्री को लाते हैं और वो प्रोसेस ही रिकॉल कहलाता है। जैसे हमने एक पोएम याद की, अब उस पोएम को बिना देखे यदि हम फिर से सुनाते हैं तो ये प्रोसेस ही तो रिकॉल है ना। नेक्स्ट प्रोसेस जो है, स्टेज है, वो है रिकॉग्निशन। फोर्थ स्टेज है ये मेमोरी का, वो है रिकॉग्निशन यानी प्रत्याभिज्ञान या पहचानना। यह स्मरण की चौथी महत्वपूर्ण अवस्था होती है। पहचानना का अर्थ वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति मौलिक उत्तेजना की उपस्थिति में उस उत्तेजना का अनुभव अपरिचित उत्तेजनाओं या अनुभवों से अलग करता है। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने अनलर्न है, आपने सीखी नहीं है, और उसमें से जो सीखी गई उत्तेजना है या स्टिमुलस है उसको अलग करना, ठीक है। लर्न मटेरियल को अनलर्न मटेरियल से अलग करने की प्रक्रिया ही होती है रिकॉग्निशन, यानी उसमें से पहचानना। एक और एग्जाम्पल से इसे समझिए। जब आप अपनी सीखी गई कविता को बहुत सारी कविताओं के बीच में से पहचान लेते हैं, ओ मैंने ये तो पढ़ा था, ठीक है। अगर आप महादेवी वर्मा की किसी कविता को पहचान लेते हैं कि आपने पढ़ा था, या पुष्प की अभिलाषा हमने पढ़ा होगा बचपन में कि चाह नहीं मैं सुरबाला के, है ना, वो हम लोगों ने पढ़ा है वो कविता को, तो वो हमारी मेमोरी में है कहीं, उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ी, लेकिन हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था और उसको जब हम याद करते हैं तो वो हो गया रिकॉग्निशन। हम पहचान लेते हैं बहुत सारी कविताओं में से, या बहुत सारे अपरिचित व्यक्तियों की भीड़ में से परिचित व्यक्ति को पहचान लेना ही रिकॉग्निशन कहलाता है। अब तो ये फोर्थ हुआ। फिफ्थ जो स्टेज है वो है रीलर्निंग। शुरू में हमने किससे किया था? हमने स्टार्टिंग की थी लर्निंग से, और लास्ट जो स्टेज है वो है रीलर्निंग यानी पुनः शिक्षण। ये जो है ना, ये फिफ्थ स्टेज ऑफ रिमेम्बरिंग है। इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे हमने 10 वर्ड्स को याद किया, 10 वर्ड्स को हमने याद किया, कुछ समय बाद रिकॉल मेथड और रिकॉग्निशन मेथड से उसकी जांच की और चेक किया कि हमें वो याद है या नहीं है। मान लें हमने रिकॉल और रिकॉग्निशन विधि द्वारा सीखे गए 10 वर्ड्स को प्रेजेंट कॉन्शस में नहीं याद आ पा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, तो उन 10 वर्ड्स को फिर से सिखाया जाए, और इस बार बहुत कम समय और बहुत कम लेबर हमारा लगेगा, क्योंकि हम पहले से पढ़े हुए थे और कुछ तो हमारे ब्रेन में था ना उसके मेमोरी ट्रेसेस। तो फिर क्या होगा कि कम समय लगेगा और पहले से कुछ वर्ड्स की रिटेंशन या धारणा हमारे मस्तिष्क में होने की वजह से रीलर्निंग करने से हमें कम समय लगेगा, तो मेमोरी वो हमारी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो ये है प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेमोरी, यानी स्मृति के दौरान कौन कौन सी प्रक्रियाएं हमारे ब्रेन में चलती हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है लर्निंग रिक्विजिट कंडीशन, ठीक है। यानी कि डे टू डे लाइफ में हम लोग सीखते हैं और लगातार बहुत चीज़ें सीखते हैं। मतलब हमारा ब्रेन जो है ना, बहुत सी ऐसी चीज़ों को सीखता है जो हमें ज़रूरत है, और वैसी बहुत सी चीज़ों को सीख लेता है या समझ लेता है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे दिमाग में बहुत सी मेमोरी ट्रेसेस छोटी बड़ी बनती रहती हैं। पर एक बात है कि जब मैं आपको ये क्लास ले रही हूँ और मैं बता रही हूँ मेमोरी के बारे में, तो मैंने अभी तक आपने गौर किया होगा मेमोरी ट्रेसेस की बार बार चर्चा की है, वो टर्म बार बार आ रहा है, ठीक है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो रिटेंशन है, जो धारणा है, वो मेमोरी ट्रेसेस का उसमें क्या योगदान है, ओके। तो
जब हम बात करते हैं रिटेंशन यहाँ क्या है, धारणा है। धारणा तो उससे ही स्मृति चिन्हों का निर्माण होता है। धारणा के अंदर ही स्मृति चिन्हों या मेमोरी ट्रेसेस का निर्माण होता है। देखिए, मेमोरी ट्रेसेस के बारे में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि मेमोरी ट्रेसेस का तात्पर्य न्यूरॉन्स या स्नायु कोषों में होने वाले परिवर्तनों से है। हमारे ब्रेन में के न्यूरॉन्स या स्नायु कोषों में हो रहे हैं कुछ परिवर्तन हैं, इनके कारण मेमोरी ट्रेसेस बनते हैं। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि हमारे नर्व्स के जो रास्ते हैं ना, नर्व्स पाथ या स्नायु पथ जो है, यानी ट्रांसमिशन पाथ में होने वाले चेंजेस के कारण मेमोरी ट्रेसेस बनते हैं। अलग अलग मान्यता होने के बावजूद सभी मनोवैज्ञानिक ये जरूर मानते हैं, ठीक है, कि मेमोरी ट्रेसेस वास्तव में पूर्व अनुभवों का एक इमेज है या प्रतिबिंब है, ठीक है। यानी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस का पास्ट एक्सपीरियंस किस चीज़ का, लर्न मटेरियल जो हमने सीखा है, उनका एक इमेज हमारे ब्रेन में बनता है और उसे ही कहते हैं कि मेमोरी ट्रेस या स्मृति चिन्ह। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए, ये जैसे ब्लैक बोर्ड है, आपके क्लास का ब्लैक बोर्ड आप लोगों ने देखा होगा। जस्ट लाइक एक प्लेन ब्लैक बोर्ड है, आपने उसे बिल्कुल क्लीन कर दिया है और उस पर अगर किसी चीज़ से आप लिखते हैं, ये आपने एक निशान बनाया, ओके, उसकी एक इमेज या ट्रेस जैसे ब्लैक बोर्ड पे अंकित होती है। तो देखिए, एक ट्रेस आपने ये बनाया और दूसरा ट्रेस आप इसे थोड़ा सा बहुत ही गाढ़ा कर देते हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। ये वाला क्या है, ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो जो लर्न इन्फॉर्मेशन है, जो लर्न मटेरियल है, उनका अगर रिकॉल नहीं किया गया, थोड़ी समय के लिए वो हमने सीखा और वो वीक है, ये ट्रेसेस वीक हैं और उनका रिकॉल नहीं किया गया, हमारे ब्लैक बोर्ड में जो ट्रेस बनी वो हल्की बनी, ठीक है। और अगर हमने उसको रिहर्सल कर लिया, रिकॉल कर लिया, तो वो ट्रेसेस स्ट्रॉन्ग बनी। तो यही, इसे हम एक अपना ब्रेन मान लेंगे, ये हमारा ब्रेन हुआ और ये हमारे मेमोरी ट्रेसेस हुए, यानी स्मृति चिन्ह हुए। जो हम सीखते हैं उनकी एक ठोकर हमारे दिमाग में लगती है और वो ही एक स्मृति चिन्ह बनती है, जो रिटेंशन के प्रोसेस के दौरान होता है। अब नेक्स्ट क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिटेंशन। अब देखिए, ध्यान देना होगा कि हम जब बार बार कह रहे हैं ना कि मेमोरी ट्रेसेस रिटेंशन के दौरान बनते हैं, धारण के दौरान बनते हैं, तो ये मेमोरी ट्रेसेस धारण की प्रक्रिया के दौरान बन रहे हैं। इसलिए धारण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उन पर हमें ध्यान देना है। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिटेंशन, धारण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति बहुत सी चीज़ें याद रख पाता है, यानी उसकी स्मृति बहुत अच्छी है। हम लोग कहते हैं ना कि किसी की बहुत अच्छी स्मृति है, और बहुत लोग बहुत भुलक्कड़ हम कह देते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं। तो क्या रीज़न है कि किसी की धारणा बहुत अच्छी होती है, स्मृति मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, और कुछ लोगों को हम भुलक्कड़ बोल देते हैं या याद नहीं रहता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों को डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा याद रहता है, मतलब एकदम याद रहेगा, बर्थडे किस दिन है, मैरिज डे किस दिन है, ठीक है। तो ये सब डेट उन्हें बहुत अच्छे से याद होता है। तो और जनरली देखिएगा लोगों को नहीं याद रहता है। तो ऐसे लोग दो तरह के हैं। तो आखिर किसी की मेमोरी इतनी शार्प कैसे है और किसी का मेमोरी इतना लो कैसे है, ठीक है। तो इसे हमें देखना होगा, क्योंकि रिटेंशन पावर पर ही सब डिपेंड करता है, धारण करने की शक्ति पर। तो पहला जो है रिटेंशन को प्रभावित करने वाले जो पहला कारक है, वो है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रेन, यानी हमारे मस्तिष्क की बनावट पर भी डिपेंड करता है कि हमारी याददाश्त तेज होगी या कमज़ोर होगी। मस्तिष्क की बनावट यदि जटिल होगी तो रिटेंशन या धारणा मजबूत होती है, और यदि ब्रेन की बनावट बहुत सिंपल है तो धारणा कमज़ोर होती है। यही कारण है कि पशुओं की अपेक्षा मनुष्य किसी भी काम को करना जल्दी सीखते हैं और भूलते नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य का जो ब्रेन है ना, ह्यूमन ब्रेन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, है ना, और एनिमल्स का जो ब्रेन है वो बहुत सिंपल है। इसलिए वो लोग किसी भी चीज़ को याद नहीं रखते, भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूलते हैं। और अगर याद कराना है, जैसे डॉग वगैरह जो है वो किसी बात को, या हाथी हैं, किसी बात को सीखते हैं, तो वो बार बार उनको वो कराना पड़ता है रिहर्सल, तब वो कुछ सीख पाते हैं। सेकंड जो फैक्टर है वो है एज। देखिए, उम्र
ये पाया गया है कि बच्चों की बजाय वयस्कों में रिटेंशन पावर या धारणा शक्ति अधिक होती है। यानी बच्चे किसी चीज़ को याद कम रख पाते हैं और बड़े ज़्यादा रखते हैं। इसका कारण ये है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ ब्रेन का भी तो डेवलपमेंट होता है ना। तो जैसे जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, और हमने कहा कि जितना जटिल विकास होता है उतना ही रिटेंशन पावर स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, नेक्स्ट जो फैक्टर है जो रिटेंशन को प्रभावित करता है वो है सेक्स यानी जेंडर। यानी ये पाया गया है, ये बहुत सारे रिसर्चेस किए गए हैं और ये पाया गया है कि लड़कों की बजाय लड़कियों की धारण शक्ति बहुत प्रबल होती है। और यही कारण है कि लड़कियों में परिपक्वता या मैच्योरिटी की गति बहुत तेज होती है। कहा जाता है लड़कियां समय से बहुत पहले मैच्योर हो जाती हैं। इसका कारण यही है कि उनकी धारण शक्ति या रिटेंशन पावर बहुत अधिक होता है। वो किसी भी लर्न मटेरियल को, लर्न एक्सपीरियंसेस को बहुत जल्दी सीखती हैं, इसलिए मैच्योरेशन उनकी जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से होता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है इंटेलिजेंस या व्यक्ति की बुद्धि। तीव्र बुद्धि के व्यक्ति की धारणा मंद बुद्धि के व्यक्ति की धारणा से अधिक स्ट्रॉन्ग होती है। देखिए, इंटेलिजेंट लोग बिना कोई भी ज़्यादा एफर्ट के बिना भी किसी विषय को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। ज़्यादा पढ़ने की उन्हें ज़रूरत नहीं होती है, पर उन्हें कम पढ़कर वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ग्रास्प कर लेते हैं या रिटेन कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है फैक्टर वो है हेल्थ। देखिए, हेल्थ में क्या आ जाएगा, फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ आएगा। व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव भी रिटेंशन पे बहुत पड़ता है। एज वी नो, स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक है, इसलिए जब व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो उसकी रिटेंशन पावर भी वीक हो जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट किससे, यानी जो लर्न मटेरियल है उसके प्रति हमारी मोटिवेशन, प्रेरणा और इंटरेस्ट यानी अभिरुचि, प्रेरणा और अभिरुचि भी रिटेंशन को प्रभावित करती है। यदि हम बहुत इंटरेस्ट के साथ कोई विषय सीखते हैं तो हमें बहुत जल्दी याद होता है, और बिना मन का बोरियत में अगर कुछ सीख रहे हैं ना तो उसके मेमोरी ट्रेसेस स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन और इंटरेस्ट का भी बहुत योगदान है। अब जो नेक्स्ट है वो हमें देखना होगा वो है ये बैक चला गया। नेक्स्ट जो है ना वो अमाउंट ऑफ लर्निंग। अमाउंट ऑफ लर्निंग यानी विषय की लंबाई, जो चीज़ आप सीख रहे हैं लर्निंग मटेरियल वो कितना लंबा है या छोटा है। ठीक है, यानी अगर छोटे विषय को आप सीखते हैं और एक लंबे विषय को सीखते हैं तो लंबे विषय की रिटेंशन ज़्यादा होती है, धारणा ज़्यादा होती है, क्योंकि छोटे विषय को हम ज़्यादा रिहर्सल नहीं करते हैं, बल्कि ये सोचते हैं तो छोटा सा है, हमें याद हो जाएगा, थोड़ा सा रिहर्सल किए, रिपीट किए, हो गया। जबकि बड़े विषय को ज़्यादा बार बार हम दोहराते हैं, जिसके कारण मेमोरी ट्रेसेस हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए पाया गया है कि लर्निंग मटेरियल की लंबाई पर भी रिटेंशन डिपेंड करता है। सेकंड जो है वो है नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल हमारा है उसका नेचर, यानी वो जो सार्थक यानी मीनिंगफुल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको जल्दी सीखते हैं और उनकी धारणा स्ट्रॉन्ग होती है, और जो मीनिंगलेस या निरर्थक विषय होते हैं उनकी धारणा मजबूत नहीं होती है, क्योंकि उनको हम जल्दी सीख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट जो है वो लेंथ ऑफ मटेरियल, सेम हो जाएगा, इससे जुड़ा हुआ है अमाउंट ऑफ लर्निंग से। मतलब कितना लंबा मटेरियल है तो वो ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में रहेगा, और अगर छोटा मटेरियल है तो वो हमसे जल्दी भूल जाते हैं उसे। नेक्स्ट जो है वो मेथड ऑफ लर्निंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि सीखने का तरीका। देखिए, सीखने के बहुत सारे तरीके हैं, लर्निंग की बहुत सारी विधियां हैं, जिनमें एक दो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे है विराम अविराम विधि, यानी स्पेस्ड मेथड और मास्ड मेथड। ठीक है, सेकंड है होल एंड पार्ट मेथड, यानी पूर्ण विधि और अंश विधि। ऐसे ही बहुत सारी विधियां हैं लर्निंग की जिनसे हम सीखते हैं। तो धारणा इन विधियों पर भी निर्भर करती है, जैसे होल मेथड एंड पार्ट मेथड है। डिटेंशन के लिए होल मेथड और पार्ट मेथड है, पूर्ण विधि और अंश विधि है। पाया गया है कि पार्ट मेथड से लर्निंग बहुत जल्दी होती है। पार्ट मेथड में क्या होता है ना कि जैसे हमें एक पोएम याद करना है तो हम उसे टुकड़े में बांट बांट के 4-4 लाइन करके हम उसे याद करते हैं, और वो हमें बहुत जल्दी याद होता है।
और उसकी रिटेंशन भी हमारे दिमाग में रहती है। और जब हम पूरी कविता को एक साथ याद करते हैं तो उसको बोलते हैं हम होल मेथड। तो ये पाया गया है कि पार्ट मेथड का रिटेंशन ज़्यादा अच्छा होता है, जबकि होल मेथड का जल्दी हम भूल जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में अलग से मैं एक क्लास लूँगी, बट यहाँ सिर्फ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिटेंशन है तो उसमें एक टॉपिक के तौर पे हम इसे पढ़ सकते हैं। रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन क्या है? इसका हिंदी होता है पृष्ठोन्मुख अवरोध। क्या होगा? पृष्ठोन्मुख अवरोध। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। धारण को मजबूत या कमज़ोर होने में इसका बहुत योगदान है। देखिए पृष्ठोन्मुख अवरोध क्या है? रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन। जब हम किसी नए विषय को सीखते हैं ना, तो हम पहले से जो सीखे हुए हैं वो पुराना विषय नए विषय को सीखने में बाधक उत्पन्न करता है। इसी को पृष्ठोन्मुख अवरोध करते हैं। समझ में आया? यानी हम जब नया विषय सीखते हैं तो पिछला सीखा हुआ विषय आगे के सीखे विषय में बाधा उत्पन्न करता है। इसे ही पृष्ठोन्मुख अवरोध कहते हैं। रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन पे हम अलग से एक कंप्लीट क्लास लेंगे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो इस प्रकार धारण को प्रभावित करने वाले ये सब कारक हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है टेस्ट ऑफ रिटेंशन, यानी कि धारण क्या है, धारण को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं, कारक कौन है, फैक्टर्स जो हैं वो हैं। अब कैसे पहचान की जाएगी कि भाई रिटेंशन हुआ है? किन चीज़ों से टेस्ट किया जाएगा रिटेंशन का? ठीक है, टेस्ट ऑफ रिटेंशन तो ये दो प्रकार से है। एक तो है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। तो ये हमें पता करना है कि हमारा रिटेंशन धारण स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो इसकी दो मुख्य विधियों की वहाँ चर्चा करेंगे। मैंने कहा ना डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड ऑफ रिटेंशन देखेंगे तो पहली विधि जो है वो है रिकॉल। रिकॉल यानी पुनः दोहराना। हम लोगों ने पहले पढ़ा है ना प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग में। रिकॉल यानी कि पहले से जो लर्न मटेरियल है वो उसको फिर से रिकॉल करके हमें प्रेजेंट कॉन्शियस में लाना। ये भी दो प्रकार की है, कंप्लीट रिकॉल यानी पूर्ण प्रत्यावहन और पार्शियल रिकॉल यानी आंशिक प्रत्यावहन। जब कोई व्यक्ति सीखे गए विषय को हूबहू उसी रूप में रिकॉल कर रहा है जैसा उसने सीखा था तो उसे ही पूर्ण प्रत्यावहन कहेंगे। और यदि सीखे गए विषय का कुछ पार्ट रिकॉल कर पा रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा है तो उसे पार्शियल रिकॉल कहेंगे, ठीक है? तो कंप्लीट रिकॉल और पार्शियल रिकॉल, इस तरह हम रिटेंशन की टेस्ट करते हैं। लेकिन रिकॉल को भी, जैसे रिकॉल हम कर रहे हैं ना, प्रत्यावहन करते हैं, किसी सीखी हुई लर्न मटेरियल को हम प्रेजेंट कॉन्शियस में लाते हैं, रिकॉल करते हैं, लेकिन इसको भी कुछ फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्टेड करते हैं। वो क्या क्या हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रिकॉल, जिसके कारण कोई व्यक्ति सीखे गए विषय को जल्दी रिकॉल करता है और कोई व्यक्ति जल्दी रिकॉल नहीं कर पाता है। तो क्यों ऐसा होता है, उसको प्रभावित करने वाले कुछ कुछ कारक हैं। वो हैं ब्रेन स्ट्रक्चर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ब्रेन की बनावट पर डिपेंड करता है कि अगर ब्रेन जटिल है, अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ब्रेन का, तो फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा देर तक रिटेंशन रहेगी और रिकॉल बहुत जल्दी हो पाएगा। सेकंड है एज ऑफ लर्नर, यानी कि एज पर भी डिपेंड करता है कि छोटे बच्चों में जो है वो रिकॉल जल्दी नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे बड़े होंगे, जैसे जैसे ब्रेन का स्ट्रक्चर आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जटिल होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो वैसे वैसे आपकी रिटेंशन पावर भी बढ़ेगी। थर्ड है इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है जेंडर और मेथड ऑफ लर्निंग। इन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सेम वही चीज़ें हैं जो कि रिकॉल को भी प्रभावित करती हैं। अब टेस्ट ऑफ रिटेंशन का डायरेक्ट मेथड की ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहला तो हो गया रिकॉल, सेकंड है रिकॉग्निशन या रिकॉग्नाइजिंग, ठीक है? सेकंड जो है वो रिकॉग्निशन है। रिकॉग्निशन का मतलब हो गया प्रत्याभिज्ञान या पहचानना। यह भी दो प्रकार की है, डेफिनेट रिकॉग्निशन एंड इनडेफिनेट रिकॉग्निशन, यानी निश्चित पहचानना या निश्चित प्रत्याभिज्ञान और अनिश्चित प्रत्याभिज्ञान। ये जो दो प्रोसेस है, इनके द्वारा भी हम सीखी गई सामग्री को वर्तमान चेतना में लाने की कोशिश करते हैं।
अब टेस्ट ऑफ रिटेंशन के वो डायरेक्ट मेथड कौन कौन से हुए, रिकॉल और रिकॉग्निशन, और इनडायरेक्ट मेथड जो है वो रीलर्निंग और सेविंग मेथड। यानी कि जो पुनः शिक्षण की बात की गई है, जैसे हम लोग प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग में भी याद कीजिए, हम लोग अभी पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा हम लोगों ने, लर्निंग से शुरू किया था और एंड क्या हुआ था, रीलर्निंग। यानी कि जब कुछ चीज़ों को हम भूल रहे हैं तो फिर से उन चीज़ों को सीखते हैं, तो अब क्या होगा, समय और प्रयत्न दोनों ही कम लगेंगे और हम जल्दी की चीज़ों को सीख पाएंगे। तो वो है टेस्ट ऑफ रिटेंशन की ये इनडायरेक्ट मेथड है। अब जो सीखना है वो क्या है, मेमोरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। रिमेम्बरिंग के प्रोसेस को पढ़ा, उसको प्रभावित करने वाले कारकों की बात की। अब देखना है कि मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं। तो मेमोरी के मुख्य दो प्रकार हैं, दो प्रकार की मेमोरी एक्चुअली होती है, वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति, ठीक है। इस फिगर से, ये जो फिगर है ना, इस फिगर को आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सब कुछ सिर्फ लिखना, डेफिनिशंस लिखना, लॉन्ग टाइप आंसर आपको लिखना है, नोट्स बनाना, ये उतना ज़रूरी नहीं है ना जितना कॉन्सेप्ट को समझना है। हम पढ़ ही रहे हैं मेमोरी के बारे में, हम रिटेंशन के बारे में। तो रिटेंशन तभी स्ट्रांग होगा जब आप कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस कीजिएगा। रट्टू तोता बनिएगा तो कभी रिटेंशन आपका स्ट्रांग नहीं होगा। कुछ समय के लिए रह सकता है रिहर्सल के द्वारा, पर अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे ना, तो फिर रिटेंशन आपके दिमाग में वो रहेगा, धारण रहेगा, और मेमोरी ट्रेसेस आपके स्ट्रॉन्ग बन के रहेंगे। तो ये जो पिक्चर है, इसको आप ध्यान से समझ लेंगे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी को ठीक ढंग से समझ लीजिएगा। उसके बाद मैं बताऊंगी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में, जिससे हम नोट्स भी बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले इसको समझिए। देखिए, सबसे पहला क्या है, यहाँ सबसे पहला जो इनपुट है ना, वो सेंसरी इनपुट है। यानी जहाँ से हम किसी विषय को सुनते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, या कोई ऐसा मटेरियल है जिसको हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो सेंसरी प्रोसेस है, वो सेंसरी इनपुट है जो हमारे ब्रेन में जाने को तैयार है, उसे हमने देखा, ठीक है। और फिर सेकंड जो प्रोसेस है ना, वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी। जैसे ही हम किसी चीज़ को, सूचना को देखते हैं, तो वो सीधे शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारी चली जाती है, जिसका समय 20 से 30 सेकंड का होता है। ये जो है ना, ये 20 से 30 सेकंड के लिए हमारे ब्रेन में ये रहती है। और इस दौरान यदि हमने उस कंटेंट को रिपीट नहीं किया या उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो क्या होगा, सीधे वो डिस्कार्ड होगा, यानी वो हमारी मेमोरी से चली जाएगी। 20 से 30 सेकंड के बाद अगर हम के बीच में अगर हमने उसको रिपीट नहीं किया, हमने रिहर्सल नहीं किया, हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, तो क्या होगा, वो ब्रेन से ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएगी। और इसलिए हम उन चीज़ों को भूल जाएंगे क्योंकि हमने उनको यूज़ नहीं किया, और तो वो सूचनाएं क्या हुई, डिस्कार्ड हो गई। और डिस्कार्ड होने का मतलब है कि वो फॉरगेट हो गई, भूल गए हम उनके बारे में, ठीक है, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं थी। अब अगर हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी के चीज़ों को रखा इसमें और कंटिन्यू कर दिया थिंकिंग प्रोसेस को, जो सोच रहे थे उसमें उस चीज़ों को बारे में सोच रहे हैं हम, और क्या हुआ, कंटिन्यू थिंकिंग भी किया, एक नंबर पर ये हुआ। और सेकंड नंबर पे क्या हुआ कि रिहर्सल और रिपीटेशन गिव अ पाथ टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी हमने रिपीटेशन किया या उस चीज़ों की आवश्यकता पड़ी तो हमने उसका रिहर्सल किया, यानी रिपीट किया 2-3 बार, तो क्या होगा कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड हो जाएगा परमानेंटली। ये हमारे थिंकिंग प्रोसेस अगर कंटिन्यू रहा शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद, तो इस रिहर्सल की वजह से वो हमारे मस्तिष्क के लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिस्टोर होगा और तब हम उसे भूलते नहीं हैं। देखिए, एग्ज़ाम में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मेमोरी पे जो भी क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादातर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
लॉन्ग टाइप आंसर। यदि आपने ये फिगर बना दिया और इसे एक्सप्लेन कर दिया तो आपको 100% फुल मार्क्स मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं दे रही हूँ आपको। देखिए, रटना जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल बनिए, ठीक है। सिंप्लिसिटी से बातों को समझा दीजिए। और अगर ये फिगर देख लिया ना तो आपके पूरे पेज को पढ़ने का किसी को इतना समय नहीं है। इस फिगर को देख के वो समझ जाएंगे कि आपने कंसेप्ट को समझा है और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। अब हम ये डायग्राम में तो समझ गए शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं जिससे नोट्स वगैरह में आपको आसानी होगी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? देखिए, चैपलिन ने क्या डिफाइन किया है। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज द मेमोरी दैट हैज़ शॉर्ट ड्यूरेशन, टिपिकली अ फ्यू सेकेंड्स, एंड इज ऑफ लिमिटेड कैपेसिटी 5 to 9 आइटम्स। ये चैपलिन ने कहा है। उन्होंने क्या कहा कि अल्पकालीन स्मृति उसे कहते हैं जिसका सत्ता काल यानी ड्यूरेशन छोटा होता है और जिसकी क्षमता भी सीमित होती है, यानी 5 to 9 आइटम्स उसमें रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक पे गौर करें तो वो होगा, सबसे पहला क्या है, वो है शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि बहुत थोड़े समय के लिए ये स्मरण में ठहरता है। सेकंड क्या है, लिमिटेड मेमोरी स्पैन, यानी कि स्मृति का विस्तार सीमित होता है। थर्ड, अनकोडेड। देखिए, हमने उसे यूज़ नहीं किया, वो हमारे दिमाग में आई, हमारा थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा नहीं रहा, 20 से 30 सेकंड के लिए रहा, तो क्या हुआ, वो अरेंज नहीं हो पाया। हमारी कोडिंग क्या मतलब क्या हुआ कि हम ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं तो वो हमें याद रहता है, और अगर हम डिसऑर्गेनाइज्ड है या अनकोडेड है तो वो हमारे दिमाग के लॉन्ग टर्म में नहीं जाता है। तो अनकोडेड, ये इसका एक क्वालिटी हो गया। सेकंड, थर्ड, फोर्थ है डिसरप्शन। ये क्या है कि डिसरप्शन यानी स्मरण में भूलने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी के अब क्या है, फिर लैक ऑफ रिहर्सल, यानी कि रिहर्सल की कमी, यानी रिपीटेशन नहीं होता है, ये भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर मैकेनिज्म ऑफ फॉरगेटिंग ऑफ एसटीएम, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है कि बहुत जल्दी इसमें भूल जाते हैं, क्योंकि इसका प्रोसेस जो है हम रिहर्सल नहीं करते हैं, इसके कारण शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम भूल जाते हैं। अब जो नेक्स्ट है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही हुआ, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? इन लॉन्ग टर्म मेमोरी मटेरियल इज स्टोर्ड फॉर आवर्स, डेज, ईयर्स और अ लाइफ टाइम, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन एंड किंग। उन्होंने क्या कहा, दीर्घकालिक स्मृति उसे कहते हैं जिसमें सामग्री घंटों, दिनों, वर्षों या एक पूरे जीवन काल के लिए संचित रहती है, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। हमने उस डायग्राम को दिखाया था आपको, तो ये चूँकि रिपीटेशन एंड रिहर्सल के कारण लंबे समय तक स्टोर हो रही है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, तो इसलिए ये जो है हम भूलते नहीं हैं, हमारे दिमाग में ये हमेशा रह जाता है, ओके। तो इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं उन्हें हमें देखना होगा। पहला है ड्यूरेशन। लॉन्ग टर्म मेमोरी की पहली विशेषता ये है कि ड्यूरेशन अधिक होता है, ठीक है, लंबे समय तक हम उसे याद रख पा रहे हैं। सेकंड होता है कोडिंग। नेक्स्ट जो है कोडिंग, यानी कि हम उन चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से ले रहे हैं, और जब हम ऑर्गेनाइज्ड वे में व्यवस्थित ढंग से किसी चीज़ को रखते हैं तो वो हमारे दिमाग में अधिक समय तक वो रहती है। थर्ड है रिहर्सल, यानी कि बार बार उनका रिहर्सल किया गया है, बार बार रिपीट किया गया है, इसलिए वो हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में वो रह रही हैं। फ्लक्चुएशंस होते हैं बहुत सारे इसमें, जैसे कोडेड हमारे वर्ड हैं तो अरेंज्ड हैं, इसलिए फ्लक्चुएशन होते हैं। डिस्ट्रप्शन, विघटन की संभावना बहुत कम होती है, यानी हम भूलते कम हैं इन चीज़ों को, क्योंकि वो लंबे समय तक के लिए हमारे दिमाग में कोडेड वे में रहती हैं, यानी ऑर्गेनाइज्ड वे में वो रहती हैं, ठीक है। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ क्या है कि देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का क्या है कि देखिए शॉर्ट टाइम मेमोरी यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी वास्तव में प्राइमरी मेमोरी है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी है, यानी प्राथमिक स्मरण और द्वितीय स्मरण। इसे हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्टोरेज
डिवाइस के रूप में भी समझ सकते हैं। सबसे पहले सेंसरी इन्फॉर्मेशन पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती हैं और फिर कुछ इन्फॉर्मेशन कोडेड यानी अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड होके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं और लंबे समय तक स्टोर हो जाता है। तो इस प्रकार ये है लॉन्ग टर्म मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस क्लास में शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, रिटेंशन पावर क्या होती है, फिर आपको मेमोरी ट्रेसेस क्या होते हैं, मेमोरी ट्रेसेस स्ट्रांग होंगे तो फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो हमारी जो लर्न मटेरियल है वो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्लास के द्वारा मेमोरी के बारे में टोटल होल एंड सोल सारी चीजें हम लोगों ने इस क्लास में लेने की कोशिश की है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि मेमोरी एक ऐसा चैप्टर है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। खासकर यूजी और पीजी लेवल पे तो पूछे ही जाते हैं। सीटेट का जो एग्जाम होता है, जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोगों ने आज डिस्कस किया। कोई भी क्वेश्चन होता है आप जरूर पूछिए, हेजिटेट मत कीजिए, मैं उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए बच्चे हैं वो बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूं कि वो असाइनमेंट टाइम टू टाइम सबमिट कर रहे हैं और उनके असाइनमेंट वहां इवैल्यूएशन किए जा रहे हैं। तो बने रहिए, और हम सभी का एम ही यही है कि बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझाना ताकि ग्रास्प हो सके। हम लोगों ने इस क्लास में भी यही पढ़ा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, अगर हमें अपनी मेमोरी को शार्प करना है तो कंसेप्चुअल पढ़ना होगा, सिर्फ रट्टू तोता बनने से काम नहीं चलेगा। तो बस बने रहिए, इसी तरह हम लोग कंसेप्चुअल एनालिसिस करेंगे, लर्निंग चलती रहेगी हमारी। तो फिर